मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड इवनिंग। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें बना करके दूं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री में प्रॉब्लम ना आए। जो टॉपिक है कि बंगाल के गवर्नर, मतलब जो भी खास खास जिन्होंने कुछ काम किया है, गवर्नर और गवर्नर जनरल, वायसराय, ये तीन ही मतलब ये थे। पहले गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल बने और उसके बाद वायसराय बने। तो सबसे पहले बंगाल में ही गवर्नर सबसे पहले बनाए गए, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था और बक्सर का युद्ध था, तो इसमें प्लासी का युद्ध जो है लॉर्ड क्लाइव ने जीता था। और जब ये दोबारा आया है, मतलब कब तक था लॉर्ड क्लाइव? 1557 से 1757 से 1760 में ये जीतने के बाद इसको गवर्नर बना दिया गया था, क्योंकि यह क्लर्क था। लेकिन होनहार बिरवा के होते चिकने पात, इंसान क्या नहीं कर सकता है। कहाँ 50,000 की सेना सिराजुद्दौला के पास, और कहाँ इनके पास 3,000 की सेना, और प्लासी का मैदान इन्होंने जीत लिया। फिर यह दोबारा आता है, 1765 में आता है और 1767 तक रहता है। तो अब एक लॉर्ड क्लाइव जो है, ये पहला गवर्नर था बंगाल का। इसने काम क्या किया? दीवानी की प्राप्ति। जब यह सन 1765 में दोबारा आया, तो इलाहाबाद की संधि दो लोगों से किया। एक नवाब शाह आलम द्वितीय और दूसरा अवध का नवाब सिराजुद्दौला नहीं, क्या नाम था भूल गया, मतलब अवध, अभी नाम याद आ जाएगा। तो अवध के नवाब से जो है इसने जो है संधि की। तो संधि करने में जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, उसमें जो है शाह आलम द्वितीय से इसने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी इसको मिल गई, पर दीवानी इसने इकट्ठा नहीं किया। सिताब राय और रजा मोहम्मद खां को दीवान बना दिया और वही लोग वसूल करके देते थे। उसके बाद व्यापार समिति इसने बनाई। इसने पर्सनल व्यापार पर रोक लगा दिया, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो। आंतरिक कर देना सबको वो कर दिया, और इसने जो है ये काम किया। उसके बाद सेना पर एक कानून बनाया। उसके समय पर एक विद्रोह हुआ, श्वेत विद्रोह। जो सैनिक 1766, मतलब 65 में जब आया, जब गवर्नर था, 1766 में से लेकर के आगे तक जो बंगाल और बिहार से बाहर लड़ाई पर जाते थे या काम करते थे, उन्हीं को ही दोहरा भत्ता मिलेगा, और नहीं तो दोहरा भत्ता नहीं मिलेगा। तो उस समय अंग्रेजों ने सोचा कि हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो श्वेत विद्रोह अंग्रेजों ने किया। उसके बाद द्वैध शासन व्यवस्था इसी लगाई, 1765 से 1772 तक चलाई। द्वैध शासन जो है 1772, ये थोड़ा हाथ से मिट गया है, 72। द्वैध शासन मतलब मालिक तो हम रहेंगे, माल तो हम खाएंगे, लेकिन माल कौन लाएगा? नवाब लाएगा, और या इनके द्वारा चुने गए आदमी वो लाएंगे। मतलब एक आदमी के ऊपर दो प्रकार का शासन, एक नवाब का शासन होगा क्योंकि उसको दे दिया था, और एक जो है हमारा शासन होगा, जो इनके द्वारा सिताब राय और रजा मोहम्मद खां को जो उन्होंने दीवान नियुक्त किया था, जो कर वसूलना था उसका था। उसके बाद एक आते हैं 1772 से 1774, मतलब 2 साल, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 74 में इनको, अब जो है एक गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था। इधर से खड़ा और इधर से पढ़ा हूं मैं। तो बंगाल का जो है गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स 1774 में ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए और 85 तक रहे। तो इन्होंने राजस्व बोर्ड की स्थापना की। जो खजाना मुर्शिदाबाद में था उसको यह कलकत्ता ले आई। भूमि सुधार इन्होंने किया।
1772 में 5 वर्ष की किया तो 5 वर्ष के लिए भूमि दे दी जाती थी और उसे कर एक साथ कर ले लिया जाता था। लेकिन 77 में प्रत्येक वर्ष जो है कर लिया जाने लगा। न्यायिक सुधार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इनके समय बनारस की संधि 1773 में की गई, फैजाबाद की संधि की गई और उसके बाद नंदलाल चटर्जी, नंदलाल जो है नंदलाल नंदलाल चटर्जी कभी हम मुर्शिदाबाद में दीवान हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों के पास सत्ता आई तो इनकी दीवानी चली गई। तो नंदलाल पर जो महाअभियोग लगाया, जो कलकत्ता में इसने हाई कोर्ट की जो क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की थी उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर इम्पे, और उनके नीचे जो है 3 और लोग थे। इम्पे थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स थे, लेमेस्टर थे और व्हाइट थे, और उसके बाद चौथे जो है इम्पे थे। तो नंदलाल चटर्जी के ऊपर जो है महाभियोग मतलब इसने लगाया 1775 में, और इम्पे को अपनी तरफ मिला करके कह करके इन के प्रकृति उसको फांसी की सजा दे दी गई, क्योंकि इसने झूठा सिद्ध कर दिया। जज ने कहा कि नहीं, आपने इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है कि इन्होंने मिर्जाफर की विधवा बेगम के जो अल्पवयस्क बच्चा था उसको संरक्षण में लेने के लिए 3.5 लाख रुपए का इसने घूस लिया था। ये बात को गलत जजों ने सिद्ध कर दिया और उस पर नंदलाल चटर्जी को जो है फांसी दी गई। हिंदुस्तान में झूठ बोलने पर फांसी नहीं दी जाती थी, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कानून था कि झूठ बोलने पर फांसी दी जाती थी। तो दादागिरी करके, एन के प्रकट करके किसी तरह से नंदलाल चटर्जी को इसने फांसी पर लटकवा दिया। उसके बाद महाभियोग, इसके ऊपर खुद ही महाभियोग लगा। एक अंग्रेज ने इसके ऊपर महाभियोग लगाया इंग्लैंड के ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 1788 से 1795 तक इसके ऊपर जो है केस चला। ये दोषी भी पाया गया, लेकिन वहां की जो संसद थी उसने इसको हर प्रकार के दोषों से मुक्त कर दिया और कहा कि नहीं, इसने अपने पर्सनल फायदे के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है, एक जो भी किया है उल्टा सीधा वह ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए, देश हित के लिए किया है, इसलिए इसको बरी कर दिया है। अब बच्चों आता है, अब हो जाते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1886 में आते हैं, 1786 में आते हैं और 1793 में तक ये रहते हैं। तो 86, 87, 89, 90, 7 साल तक ये रहते हैं। तो एक क्या काम करते हैं, दास व्यापार पर रोक। पहले बंगाल में दासों का व्यापार होता था। हमारे भारत में देखिए, ऐसा हमारे भारत में है जो कि बहुत कुछ कुरीतियां पहले थी। आदमी आदमी को बेचता था, आदमी घोड़ा हो गया था, आदमी गधा हो गया था, आदमी बकरी हो गया था, आदमी जानवर हो गया था। एक इंसान को कैद करके और उसको बेचता है। सोचिए क्या दुर्दशा थी हमारे भारत की। तो इसने जो है दासों के व्यापार पर, दास थे लेकिन व्यापार होता था, मैं 4, 20, 50 दास ले गया हूं। दासों को उतना ही खाना दिया जाता था जिससे कि वह जिंदा रह सके और उनसे काम कराया जाए। तो हिंदुस्तान से दास
भेज दिए जाते, अफ्रीका में अफ्रीका के भी दास होते थे, उनको कहीं और भेज दिए जाते, अमेरिका में, श्रीलंका में, ऐसे करके मतलब वहां पर मालिक लोग खरीद लेते थे और काम करवाते थे। तो ये दास कभी मुक्त हो नहीं पाते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, किसका? मोहम्मद घोरी का। लेकिन वो दास जो थे वो अलग थे, उनके खास आदमी हो जाते थे, उनके साथ रहते थे। पर यह दास जो है एक प्रकार से मतलब गुलाम थे और मालिक की दया पर निर्भर थे। इसने सिविल सेवा का इसको जन्मदाता कहा जाता है। जो आईएएस और पीसीएस की जो परीक्षाएं आज हमारे यहाँ होती हैं, ये इसी के ही कारण से जो है मतलब होती है। तो सिविल सेवा पहले जो है 1853 में प्रतियोगिता के द्वारा जो है सिविल सेवा की परीक्षा ली जाती थी। और हमारे भारतीय आईसीएस, इंडियन आईसीएस की जो परीक्षा सबसे पहले हमारे भारत के पास किए थे, उन्होंने सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जो आईसीएस की परीक्षा पास किए थे। उसके बाद इसको पास किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन नौकरी नहीं किए, त्याग पत्र दे दिए। उसके बाद जो है अरविंद घोष, इन्होंने पास किया था, लेकिन यह जान करके कि मैं आईसीएस नहीं बनना है, घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए। पहले इसकी आयु 13 वर्ष थी, लेकिन बाद में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई कि हमारे भारतीय इसमें भाग न ले सके। तो ये दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही खास चीज मैंने इस पर बनाया है। आप अपना उत्साह दिखाइए तो हमारे अंदर उत्साह आएगा। हम अच्छी अच्छी चीजें ब्लैक बोर्ड पर लिख करके फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये चीजें आपको जल्दी मिलेंगी नहीं, लेकिन मैं एक टीचर था तो मेहनत तो किया होगा आपने, आयोग से सिलेक्टेड था। ऐसा नहीं था कि कहीं किसी ने हमें डोनेशन पर 4000 5000 रुपये में हमको टीचर दिया था। मैं यूपी बोर्ड का जो है आयोग से सिलेक्टेड टीचर था, जो पिछले साल 31 मार्च को मैं रिटायर हुआ। उसके बाद जो है इसने पुलिस सेवा का भी गठन किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में बंगाल में लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जमीन है किसी को दे दिया जाए तो उसको परमानेंट दिया जाए। जमींदार जो मतलब पावरफुल होता था, जो मार करके पीट करके आदमी को बंधक बना करके के प्रकृति किसी तरह से टैक्स ले लेता था किसान मजदूर से जमीन दे करके, तो जो जमीन जिसको दी गई थी उसको अस्थाई कर दिया गया था और 1793 में, और यह बंगाल में लागू किया और जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। फिर 1793 में एक कार्रवाली संहिता बनती है। पहले कलेक्टर जो था, न्यायिक शक्ति भी थी, कर भी शक्ति थी, फौजदारी की भी थी, सब कुछ उसी के पास था। लेकिन कलेक्टर की शक्ति को कम कर दिया, केवल टैक्स लेना, कर लेने की उसकी शक्ति कर दी। बाकी इसने 4 न्यायालयों, मोबाइल जो इधर उधर चलते रहते थे, 3 बंगाल में और 1 बिहार में इसने ये कर दिया। तो इसने जमींदारों को मालिक बना दिया। उसके बाद 93 में संहिता होती है, न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। न्याय प्रशासन जो 4 चलते फिरते मतलब न्यायालय थे, 3 बंगाल में 1 बिहार में, मुफ्ती और काजी उसकी अंग्रेजों के राय से फैसला देते थे। तो इसने ये क्या किया, और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है फिर ये 93 में रहता है। फिर उसके बाद जुलाई 1800 तो ये 1805 में 93 में चला जाता है। फिर 1805 जुलाई में आता है और सितंबर में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इसकी मृत्यु हो जाती है। और यही एक ऐसा लॉर्ड है जो गवर्नर जनरल है, जिसकी समाधि गाजीपुर में बनी हुई है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1758 में आता है और 1805 में ये चला जाता है, और मात्र 37 वर्ष की आयु में गवर्नर जनरल बना था। इसने सहायक संधि प्रणाली स्टार्ट की। सहायक संधि प्रणाली का मतलब होता है कि
हमारी कुछ सेना आपके पास होगी, और मुसीबत पड़ने पर आपके ऊपर यदि कोई अटैक करेगा तो आपकी सेना और मेरी सेना मिलकर कुछ आगे वाले से लड़ेगी, और आपको सेना का खर्चा देना पड़ेगा, और सेना भेजने के लिए कुछ पैसा हमको देना पड़ेगा। तो पैसा तो देते नहीं थे, एरिया दे देते थे, वहां से जो है दीवानी आप ले लीजिए। लेकिन विदेशी को अपने यहां नौकरी देने का अधिकार नहीं दिया था। विदेश नीति अपने हाथ में रखी थी, बाकी आंतरिक में आप कुछ भी कीजिए, ये स्वतंत्र रहिए। ये लॉर्ड वेलेस्ली था। ये 1798 से 1805 तक रहा। उसके बाद इसने संधि की थी, सहायक संधि। इसको ध्यान से सुनिएगा। हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर भी 1799 में, अवध जो है 1801 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। इन लोगों से इसने सहायक संधि की थी। क्योंकि अब सहायक संधि हो गई तो क्यों किया था इसने? जो फ्रांसीसी थे उनकी वजह से, कि फ्रांसीसी को आप यहां रखेंगे नहीं, क्योंकि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों को अपने यहां रखा, उनसे अपने जवानों को, अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दिलाया। तो इसने जो है फ्रांसीसियों की वजह से उनका भय न रहे और कोई अपने यहां उनको शरण न दे, इसलिए इसने सहायक संधि की। अब आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। ये जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। ये कोई युद्ध नहीं लड़ते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं, और 1805 में जो है ये जो है आते हैं। और इन्होंने मराठों के प्रति, क्योंकि मराठे बड़े बदमाश होते थे, तो शांतिपूर्ण नीति इन्होंने अपनाई। अब लॉर्ड मिंटो एक आते हैं। मिंटो है, देखिएगा लाल स्याही चल गई है इसके अंदर। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो है मिंटो, ये 1807 में आते हैं और 1813 में, मतलब 6 साल ये रहते हैं। और इन्हीं के समय में 1809 में रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि हुई थी। 1809 में रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि हुई थी, और उस संधि पर मिंटो की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये सब चीजें आप लोग कॉपी में लिखना, बड़ी काम की है बेटा। आज क्वेश्चन आंसर मैं नहीं किया हूं, इसको जब आप कर लोगे ना, तो जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसमें आपको फटाफट फटाफट करने में कोई प्रॉब्लम होगा। बहुत कुछ हमने लिख दिया है। उसके बाद एक होता है वारेन हेस्टिंगस, यहां देखिए, और एक होते हैं लॉर्ड हेस्टिंगस। ये 1813 में आते हैं मिंटो के बाद, और 1823 मतलब 10 साल तक रहते हैं। ये भी जो है अहस्तक्षेप की नीति भारत में अपनाते हैं, पर विदेशों में, बगल में हमारे जो नेपाल राज्य है, आंग्ल नेपाल युद्ध करते हैं, और ये जो है 1816 तक युद्ध चलता है। सगौली की संधि 1816 में होती है और यह युद्ध खत्म होता है। दूसरा काम करते हैं पिंडारियों का दमन। पिंडारी एक ऐसी जात थी, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे, और पिंडारी जो है लूटपाट करते थे, और उनको जो है मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ने सुनहला झंडा दिया था, मतलब कि बहुत अच्छा काम करते हैं, सुनहला झंडा दिया था। अब इसमें उस पिंडारियों का नेता कौन था? एक चीतू थे, एक वसील मोहम्मद थे, एक अमीर खां थे, और एक चौथे जो है करीम खां। ये 4 लोग थे। तो ये 4 लोग क्या किए, जब इनको पिंडरियों का दमन किया गया, तो इसके लिए सेना की कमान जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इसने खुद संभाली और किसी दूसरे को नहीं किया। ये खुद जो है सेना का कमान संभालता है। और उसके बाद जो है, तो अभी मैंने आपको 4 बताया। तो ये जो वासिल मोहम्मद जो है, जब ये दबाव बढ़ाने लगा, वासिल मोहम्मद, ये वासिल मोहम्मद कहां पर है? ये वासिल मोहम्मद, ये सिंधिया के यहां शरण लिया,
और सिंधिया ने गद्दारी करके अंग्रेजों को सौंप दिया और इसको फांसी दे दी गई। तो इसको फांसी नहीं दी गई, गाजीपुर जेल में बंद किया गया और गाजीपुर जेल में इसने आत्महत्या कर लिया। करीम खां ने मैलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे गोरखपुर में गौस की जागीर दे दी गई। ये जो था वासिल, और वासिल के बाद कौन था ये? करीम खां। करीम खां ने सरेंडर कर दिया और गोरखपुर में उसको जागीर दे दी गई। उसके बाद आमिर खां भरत में, आमिर खां जो है, आमिर खां यहां पर है, आमिर खां को जो है भरतपुर में जो है तो की जागीर दे दी गई और चीती को चीता ने खा लिया जंगल में। और इसने अंतिम में काम किया है, मराठा संघ का अंत कर दिया है। मराठों को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हराकर मराठा संघ को भंग कर दिया। बाजीराव पेशवा बाजीराव को 18, ये देखिएगा 18 है, 18 लाख वार्षिक पेंशन देकर के कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। तो मैंने एक किया दोस्त बच्चों, खुद सोच लो कि आपका कुछ नहीं लगता है, आपको देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मेरा समय भी लगा इस बोर्ड पर पूरा लिखने में, जैसे आप इसको देख के समझ सकें, पढ़ सकें। आपको समझाया भी, मेरी स्याही भी लगी। गर्मी का सीजन है, यदि ऊपर पंखा चलाता हूँ तो इसमें पंखे का फोटो आने लगता है, इसलिए बिना पंखे का आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों का भी ये जरा भाई क्या कहते हैं, फर्ज बनता है गुरु जी के प्रति कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन बच्चों के पास ये नहीं पहुंच पा रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें कि गुरुजी आपने अच्छा पढ़ाया या खराब पढ़ाया। क्योंकि मैं कमेंट्स पर ही, क्योंकि टीचर रहा हूं, और थोड़ा कमेंट्स बुरा भी आप करेंगे तो कोई फर्क नहीं, मैं सुधार लूंगा, और अच्छा कमेंट्स करेंगे तो और अच्छे से आपको पढ़ाता चलूंगा। और आप फटाफट इसको देखें, फटाफट इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपको वीडियो बना करके देता रहूंगा। और आप इसको एक कॉपी में नोट कर लेना। मोबाइल गायब हो सकता है, किसी कारण से आपका स्क्रीन गड़बड़ हो सकता है, तो एक कॉपी में आप इसको लिखते जाइए और उसके बाद जो है। इसी के साथ बच्चों, इस समय 7:03 हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग ध्यान से पढ़ें। मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हे प्रभु इनको एक अच्छी नौकरी जरूर देना, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।